Good morning. The chapter is plant respiration. In this lecture, we going to discuss about future. इस लेक्चर में फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसका फ्यूचर? आपका फ्यूचर और आपके एक फ्रेंड का फ्यूचर, दैट इज पायरुवेट और पायरुविक एसिड. फ्यूचर ऑफ pyruvic acid. Fate of pyruvic acid. The topic is fate of pyruvic acid. pyruvic acid का होता क्या है आगे, ये बात इस लेक्चर में करेंगे. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी, RBSC CBSC दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज pyruvic acid? What is the location of pyruvic acid in our body or in our cell? तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल में पायरुविक एसिड की लोकेशन क्या है, ये आया कहाँ से, कैसे बना ये, और आगे इसका क्या होगा, और करना क्यों है इसको चेंज, इसको इसी फॉर्म में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर. सबसे पहले तो पायरुविक एसिड है क्या, इसका केमिकल फार्मूला. द केमिकल फार्मूला ऑफ पायरुविक एसिड इज similar to glucose because it formed after splitting of glucose that is 6 carbon molecule split into 2 molecules of pyruvic acid. तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होता है, और वो जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जो 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन वो कर रहा है, वो पायरुविक एसिड है. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला, पहले अगर बात करें ग्लूकोज की, द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है. इससे फॉर्मेशन होगा, अभी मैंने कहा स्प्लिट होगा. स्प्लिट का मतलब क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो नंबर हाफ हो जाएगा जो भी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है. तो जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका नंबर जब हाफ होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा पायरुविक एसिड का. तो नंबर हाफ कर देते हैं. C3H4O3. एक्चुअल में जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज. तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है. तो जब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर नंबर कम हो जाएगा हाइड्रोजन का, और यहाँ पर जो फार्मूला है वो है C3H4O3. ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. सिंपल सा इतना ध्यान रखना है आपको. तो मैं आगे 2 लिख सकता हूँ इसमें, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. अब कंडीशन ये, जो टॉपिक है आज का, द टॉपिक इज फेट ऑफ पायरुवेट और फेट ऑफ पायरुविक एसिड. तो पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या है, आगे इसके साथ में क्या होगा. तो यहाँ पर ये पायरुविक एसिड जो बना है, इसको हम और भी जगह पढ़ते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो जेनेटिक्स के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज़ पढ़ते हैं, डिसऑर्डर पढ़ते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया जेनेटिक्स के अंदर, जहाँ पर उसमें ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है, हमें फूड से ऑब्टेन होता है फिनाइल एलेनिन. फिनाइल एलेनिन इज अमाइनो एसिड विच इज़ कोडेड बाय UUU एंड UUC. ये सब पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर कि UUU UUC कोडोन्स हैं जो फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं. फिनाइल एलेनिन हमें मिलता है फूड के थ्रू, और उससे फॉर्मेशन होता है टायरोसिन का. तो जो टायरोसिन है वो रिस्पॉन्सिबल है वेरियस एक्टिविटीज़ में, इन्वॉल्व है वेरियस एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे काम है जो कर रहा है. और जो कन्वर्जन है फिनाइल एलेनिन का टायरोसिन में, जो कन्वर्जन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम PAH, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. Phenylalanine hydroxylase is responsible for the formation of tyrosine from
फिनाइल एलेनिन। तो यहाँ पर अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो फिनाइल एलेनिन से फॉर्मेशन होगा फिनाइल पायरुवेट का। उसका डिपोजिशन होता है ब्रेन के अंदर और मेंटल रिटार्डेड हो जाता है पर्सन। तो पायरुवेट सेल में बॉडी में नहीं होना चाहिए, ज़्यादा देर इसको सेल नहीं रखता अपने पास, इसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जन जो होगा वो अलग टाइप, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2। तो जो कन्वर्जन है पायरुवेट का ये डिपेंड करेगा O2 की प्रेजेंस और एब्सेंस पर। यही बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है कि किस तरह से पायरुविक एसिड चेंज होगा। तो पायरुविक एसिड एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। पायरुविक एसिड एंटर नहीं करेगा, बट पायरुविक एसिड से जो प्रोडक्ट बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A, वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका डिवाइडेशन कर देता हूँ 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़। First of all, in the presence of O2, अगर O2 प्रेजेंट है, फर्स्ट कंडीशन इज O2 इज प्रेजेंट। तो O2 अगर प्रेजेंट होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो जब O2 प्रेजेंट है, या ये कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इन द कंडीशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ क्रेब्स साइकिल चलेगा। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलेगा और क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो जो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ऑब्टेन होंगे। और क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स है, या ये कह सकते हैं पूरा रेस्पिरेशन होने के बाद में जो मिल रहा है वो है यहाँ पर अब CO2 प्लस एनर्जी। वाटर पहले ही ऑब्टेन हो गया था, यहाँ पर CO2 और एनर्जी ऑब्टेन होगी। यहाँ पर CO2 रिलीज होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर, एनर्जी ऑब्टेन होती है। एनर्जी की जो करेंसी है वो ATP है। ATP इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी। बट कंडीशन ये है कि जो एनर्जी करेंसी है ATP, ये हमें यहाँ पर ऑब्टेन नहीं हो रही है, कुछ यहाँ ऑब्टेन हुई थी। हम अगर टोटल की बात करें तो टोटल एनर्जी ऑब्टेन होती है ग्लाइकोलाइसिस में 36 और 38 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में पूरे रेस्पिरेशन में 36 और 38 ऑब्टेन हो रही है, बट ग्लाइकोलाइसिस में 6 और 8 ATP। इन द ग्लाइकोलाइसिस 6 और 8 ATP ऑब्टेन होती है, बट ये भी ATP की फॉर्म में नहीं होती। कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जैसे NADH2, वो यहाँ पर मिलता है, उसको कन्वर्ट करते हैं तो उससे ATP मिल जाती है। जैसे आपको डॉलर को कन्वर्ट करने से रुपीज़ मिलते हैं, पाउंड को कन्वर्ट करने से रुपीज़ मिलते हैं, उसी तरह पर यहाँ पर भी NADH2 है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो ATP ऑब्टेन हो जाएगी, मिल जाएगी। उसके लिए ETS चलाना पड़ता है। यहाँ पर भी क्रेब्स साइकिल में हमें ATP ऑब्टेन नहीं हो रही है, ATP जैसी है वैसी नहीं मिल रही है। हमें ऑब्टेन हो रहा है GTP, हमें ऑब्टेन हो रहा है FADH2, ऑब्टेन हो रहा है NADH2। ये सब आगे ATP देते हैं। GTP तो फिर भी यूज़ हो जाता है कहीं ना कहीं। NADH2 और FADH2 यूज़ नहीं होते हैं, उनको ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनसे ATP ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ATP हमें ऑब्टेन होगी, अगर ATP की ही बात करें, NADH2 FADH2 मान लें हमने उनको कन्वर्ट कर दिया, तो जो ATP ऑब्टेन होगी टोटल 30 ATP। टोटल 30 ATP फ्रॉम 2 पायरुवेट। अगर हम सिंगल पायरुवेट की बात करेंगे तो वहाँ पर 15 ATP होगा। जब बात करें 2 पायरुवेट की तो उस कंडीशन के अंदर टोटल 30 ATP हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। ये तो हुई बात एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने पूरा प्रोसेस किया है। जब बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, पायरुवेट के फेट की बात कर रहे हैं, क्या होगा फ्यूचर में इसके साथ। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो ये होगा, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, यहाँ इतना आपको CO2 मिलेगा साथ में। साइकिल कौन सा चलेगा वो भी देख लिया, इसमें ATS भी चलेगा आगे, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब बात करेंगे यहाँ पर O2 एब्सेंट, जब यहाँ पर O2 एब्सेंट है तो उस कंडीशन के अंदर क्रेब्स साइकिल रन नहीं होगा। जब O2 एब्सेंट है तो क्रेब्स साइकिल रन नहीं होगा, और उस कंडीशन में आपको टू डिफरेंट वेज हो सकते हैं। इसको एक्चुअल में मैं वर्ड यूज़ करूँगा फर्मेंटेशन। यहाँ पर एक वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ
एक वर्ड यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने वहाँ क्रैब साइकिल वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर फर्मेंटेशन वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। फर्मेंटेशन प्रोसेस, आप कहीं पर भी अगर फर्मेंटेशन का नाम सुन रहे हैं तो फर्मेंटेशन में आप 3 प्रोडक्ट्स एज्यूम कर सकते हैं, CO2, अल्कोहल, एसिड। CO2, अल्कोहल, एसिड, ये 3 प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। इनमें से कोई भी एक मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो जहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी मिल रहा है, अल्कोहल या एसिड मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर या तो अल्कोहल मिलेगा आपको या फिर एसिड मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स की, फर्मेंटेशन होता है, CO2 रिलीज होती है। हम बेवरेजेस की बात करते हैं तो बेवरेजेस के अंदर, अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। और जब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, तो वहाँ पर प्रोडक्शन होता है एसिड का। और इन सब के लिए यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, यही ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है जिनके अंदर ये हो रहा है, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो या यीस्ट हो। यीस्ट भी यूनिसेलुलर फंगस की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन क्या, फर्मेंटेशन से होगा क्या, इसके अंदर भी सिंपल 2 कंडीशन मिल जाएगी। फर्स्ट कंडीशन जिसमें ऑब्टेन होगा CO2 प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी। इसकी अगर बात करें सेकंड की, तो इस कंडीशन में एसिड एंड एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा एनर्जी का और एसिड का। अब ये लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब लैक्टिक एसिड की बात की है मैंने, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। जब आप लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जैसे कोई एक्सरसाइज या आउटडोर स्पोर्ट या और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो आपने माने अभी फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, तो आपके लेग्स में पेन होगा अगले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो अगले कुछ दिन आपके लेग्स में जो पेन हो रहा है, उस पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन सेल, इन मसल्स। तो मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। कैसे हो रहा है, जब आपने एक्टिविटी स्टार्ट किया, आपने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, उस कंडीशन में ऑक्सीजन जितनी नॉर्मल यूजुअली आपके लिम्ब्स की मसल्स को मिल रही थी उतनी नहीं मिल रही। अब उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जितनी मिल रही थी उतनी तो अभी भी मिल रही है, बट अब रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई है आज। अब आज रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उनको उतनी नहीं मिल रही जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो उस कंडीशन में इन्होंने मसल्स ने, आपके लेग्स की जो मसल्स हैं, उन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट एसिड भी होता है, या अल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं होता है ना। आप ये नहीं सोचें कि आपके मसल्स में अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपके मसल्स में अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसिड का प्रोडक्शन होगा और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और लैक्टिक एसिड के कारण ही आपके पेन होता है। अब ये पेन 4 to 5 डेज़ के अंदर, 4 से 5 दिन के बाद में ठीक हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। आपके बॉडी को, आपके बोन मैरो को सेल्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है, आरबीसी का नंबर कम है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। तो उस कंडीशन में अब वो आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ करती है और आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। जब आरबीसी का प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में आरबीसी जितनी कल थी उतनी आज है। आज आपने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया है और आरबीसी का नंबर कल जितना है, तो जितनी ऑक्सीजन कल कैरी हो रही थी उतनी आज होगी, उतनी ऑक्सीजन नहीं कैरी होगी जितनी आज की रिक्वायरमेंट है। तो अब 4-5 डेज़ में आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी और आपके अब वो पेन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब एनारोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। नॉर्मली हमारे सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही चलता है। ये कुछ कंडीशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ये जो मैंने थर्ड एरो किया है ये है अमाइनो एसिड सिंथेसिस। अमाइनो एसिड का सिंथेसिस भी होता है लाइक एलेनिन। तो अमाइनो एसिड का सिंथेसिस भी पायरुवेट से
पॉसिबल है और ये हो सकता है। तो ये डिस्कस किया हमने आज इस लेक्चर में, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का जो फेट है, पायरुविक एसिड आया कहाँ से, कहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने बता दिया आपको। ग्लूकोज से बना है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से बना है, प्रेजेंट है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में ही इसका कन्वर्जन होगा, साइटोप्लाज्म में ही इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे, क्रेब्स साइकिल में आगे चलेगा और यहाँ पर भी यहीं पर साइटोप्लाज्म में ही सारा प्रोग्राम इसका चलेगा और जिससे अब अल्कोहल का प्रोडक्शन हो सकता है, एसिड का प्रोडक्शन हो सकता है और CO2 का प्रोडक्शन होगा।